शेयर बाजार लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा और मैं हूं अनीशा नैयर धवन। अगले 1 घंटे में हम आपको वो सब जानकारी देंगे जिससे आपका ट्रेडिंग डे अच्छा रहेगा। डिम्पी, आज अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से अच्छे संकेत मिल रहे हैं हमें। वॉल स्ट्रीट का बहुत पॉजिटिव हैंडओवर रहा, पर जो मुहूर्त ट्रेडिंग में हुआ वो भुलाना जरा मुश्किल। बिल्कुल, वो बहुत मुश्किल भी था और वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण भी हम कह सकते हैं था, क्योंकि पिछले 10 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ। बाजार अपने नहाई पे खड़ा था, उम्मीद तो थी कि इस तरह का ट्रेड तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ उसके अंदर गिरावट आई और कुछ हमने टेक्निकल लेवल्स ब्रेक किए। वो 1 घंटे का सत्र था, लेकिन उस 1 घंटे ने थोड़ा सा कन्विक्शन को लूज किया है। आज देखना होगा मार्केट उस मुहूर्त ट्रेडिंग वाले हिस्से को छोड़ के ट्रेड करता है या फिर उसके साथ ही कैरी फॉरवर्ड होना चाहता है। इसलिए संकेत आज देखना शुरू करते हैं। पहले जरा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जरा लेवल्स देखते हैं और इनिशा से फिर समझेंगे कि यूएस मार्केट के अंदर आखिरकार हुआ क्या। पहले जरा लेवल्स देखिए, ये 15 अंकों की बढ़त है। ये 10,200 के भी नीचे बना हुआ है। 10,182 का लेवल है जो एसएक्स निफ्टी पे अभी हमको देखने को मिल रहा है। ये इंपॉर्टेंस तो है इसकी। और दूसरे जो एशियन मार्केट्स में अगर आप कामकाज देखें तो वहां पे भी फ्लैट टू पॉजिटिव है। टैक्स रिफॉर्म की बात यूएस में होती हुई दिख रही है। ये टैक्स रिफॉर्म भारत के लिए क्या इंपॉर्टेंस रखता है? यूएस से जो भी संकेत आ रहे हैं, चाहे वो डॉविश कमेंट्री को लेकर हो, यानी कि सुस्त कमेंट्री को लेकर हो, इसका मतलब भारत में क्या है एक बार पहले अनीशा से ही जान लेते हैं। ये लेवल स्क्रीन पर आपके चलते रहेंगे, फिर सिलसिलेवार तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। F&O का मार्केट है, टेक्निकल्स है, फंडामेंटल्स हैं, आज की कॉल्स हैं, सब कुछ आपके सामने रखना शुरू करेंगे। अनीशा, यूएस मार्केट्स में टैक्स रिफॉर्म की क्या बात हो रही है? यही बात चल रही है कि अभी जो बजट क्लियर हो गया है और डोनाल्ड ट्रंप ये टैक्स रिफॉर्म्स को अपना सेंटरपीस बना रहे हैं, तो इसलिए ये पुश करेंगे। टैक्स रेट्स वहाँ कम हो सकती हैं, इससे कंपनीज को फायदा होगा। हो सकता है कि वो यूएस में मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा करे। इसके अलावा डिम्पी, ये नोटेबल है कि जापान के इलेक्शंस में शिंजो आबे को 2/3 मेजॉरिटी के साथ विक्ट्री मिली है। इसकी वजह से हमें ये देखा है कि येन डॉलर के अगेंस्ट गिरा है। इसकी वजह से निके आज 1% ऊपर है। तो एशिया में हमें अच्छे रुझान मिल रहे हैं। थोड़ा यूरोप में स्पेन और कैटलोनिया को लेके थोड़ी सी चिंताएं हैं, पर यूएस मार्केट्स नए रिकॉर्ड पे बंद हो रहे हैं। वहाँ यही होप है कि टैक्स रिफॉर्म्स को लेकर कंपनियों का मुनाफा बढ़ेगा। और जापान में हमने ये देखा है कि शिंजो अबे अब हो सकता है कि जापान में सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग एडमिनिस्ट्रेटर रहे। और येन गिर चुका है, और जब येन गिरता है तो एक्सपोर्टर्स को काफी बेनिफिट मिलता है। इसलिए हम देख रहे हैं निकाय 1% ऊपर है और सिंगापुर निफ्टी थोड़ा सा अभी ऊपर है, 15 पॉइंट ऊपर है। हो सकता है ये थोड़ा और इंप्रूव हो जाए। खैर, ये बात तो आपको ध्यान में रखना होगा। जो भी ग्लोबल मार्केट के संकेत है वो इंडियन मार्केट्स पर अपना असर छोड़ेंगे। ये टैक्स रिफॉर्म की खबर, साथ ही जापान में इलेक्शन कंक्लूड होने की खबर, इसका दोनों का ही पॉजिटिव असर देखने को मिल रहा है। जापानीज मार्केट और यूएस मार्केट्स दोनों ही रिकॉर्ड स्तरों पर है। अब जरा आज का मार्केट का आउटलुक भी देखिए। बाजार आज क्या कह रहा है, लैंग्वेज क्या है मार्केट की आज, क्योंकि इस हफ्ते हमको एक्सपायरी भी मिल जाएगी, तो उसके चलते थोड़ा बहुत मोमेंटम मार्केट के अंदर रह सकता है। निफ्टी का आज का जो सपोर्ट है वो 10,100 के आसपास बनता है। जो रेजिस्टेंस है 10,200 है। एक बार ये पार हो जाए तो आप कंफर्ट जोन में वापस आ जाएंगे। ये कंफर्ट जोन है 10,200, ये डिसाइसिव जोन भी है बाजार का। यही चलने पर ही बाजार और चलेगा। इसके टूटने पर आपको हमेशा डर सताता रहेगा कि बाजार कहीं गोता खा के लुढ़क ना जाए। आज आपको बैंक निफ्टी भी ध्यान रखनी है। 24,200 मार्केट के लिए रेजिस्टेंस है। 24,000 का स्तर हमने मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन टूटते हुए देखा है और ज्यादा सीवियर था, ज्यादा डैमेजिंग था। अभी आप अनीशा हेडलाइंस में खबर भी पढ़ रहे थे कि एक्सिस बैंक को बोला है कि अपने नो एनपीएस को वापस क्लासिफाई कीजिए। ये एनपीएस बड़ी प्रॉब्लम है। हमने राकेश झुंझुनवाला से पूछा था कि सरकारी बैंकों को लेकर आपका व्यू क्या है, तो उन्होंने उस समय ये बात रखी थी कि हाँ, सरकारी बैंकों का व्यू उन पे थोड़ा पॉजिटिव है। उनको लग रहा है कि धीरे धीरे स्थिति सुधरेगी। उनको लग रहा था कि एनपीएस की प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, लेकिन अब धीरे धीरे वो शायद सुधर जाएगी। लेकिन इसके अलावा जो और मार्केट के आज के रीजनिंग है जिस पे आज ध्यान रखना, उसमें कमोडिटी वाला सेगमेंट आज फिर से आपको चलता हुआ दिख सकता है। कुछ कंपनीज के नंबर्स भी आने वाले हैं। एचयूएल, हिंदुस्तान जिंक के नतीजों पर नजर रखें और साथ ही आप आईटी और केमिकल के शेयरों पे भी आज आपको थोड़े बहुत तेजी देखने को मिल सकती है। छोटे मझोले शेयर्स मार्केट का फ्लेवर है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन यानी कि मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन भी स्मॉल कैप इंडेक्स नहीं टूटा था, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। हमने राकेश झुंझुनवाला की बात की तो उन्होंने हमने क्या क्या पूछा, उन्होंने क्या क्या जवाब दिए, जरा आप भी सुनिए। पहले उनसे हमने ये पूछा था कि बाजार 2021 तक ग्रोथ कहां तक दिखती है, तो उस पर उन्होंने क्या बोला, पहले एक जरा वो सुनिए। मेरे को पेसिमिस्टिक लगते हैं। मेरे को लगता है इंडिया विल क्लॉक 10% ग्रोथ, मे बी नॉट 2019, मे बी 2021, पर इंडिया इज ऑन इट्स वे टू डबल डिजिट ग्रोथ। लगता है फार्मा ने बॉटम बनाया,
मेरे को लगता है फार्मा ने जहाँ बॉटम बनाया है, अब कितना रिकवर होगा और कौन सी कंपनी रिकवर करेगी वो समय ही बताएगा। रमेश तमानी का मानना है कि घरेलू निवेशकों का निवेश आगे भी जारी रहेगा और आगे की तिमाहियों में अच्छे नतीजों की उम्मीद है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर जब पैसा जो आ रहा है वो शायद रुकने वाला नहीं है। दिस इज नॉट अ वन टाइम थिंग दैट हैपेंड, नॉट अ मिस्टेक। ये बहुत सोचा समझा 25 साल के बाद दे फाइनली हैव अ रोमांस विद इक्विटी मार्केट्स, सो दैट विल कंटिन्यू। बट इफ अर्निंग्स डोंट इंप्रूव ओवर द नेक्स्ट 6 months, आप देखिए अभी अपना बेस इफेक्ट डिमोनेटाइजेशन का नेक्स्ट क्वार्टर से मालूम पड़ जाना है, वी विल गेट टू नो दैट। सो देयर विल बी अ स्ट्रॉन्ग ग्रोथ फ्रॉम अ वेरी relatively weak base, and also the effect of GST was now absorbed by the market. So I think last quarter of 17-18 we should see good results from the market. देखिए राकेश झुंझुनवाला भी ये बात कह रहे हैं कि आगे चल के बाजार चलेगा। उन्होंने तो वो चीज बात की जिसको लेकर मार्केट में बड़ा पशुपेश है कि पता नहीं होगा नहीं होगा, वो है फार्मा। उन्होंने कहा कि फार्मा का बॉटम बन चुका है। रमेश दमानी भी ये कह रहे हैं कि नंबर्स खराब नहीं रहेंगे, नंबर्स बाजार में जोश भरेंगे, आगे स्थिति ठीक रहेगी। ये दोनों वैसे भी बुलिश व्यू रखते थे, लेकिन एक एनालिस्ट और थे हमारे साथ, मतलब बाजार के बड़े जानकार शंकर शर्मा, उनसे भी हमने पूछा, वो बीरिश व्यू रखते हैं। अगर वो कह रहे हैं कि अगले 1 साल के अंदर बाजार चलेगा तो आपको बाजार में थोड़ा सा पॉजिटिव व्यू रख के रखना चाहिए। सुनिए शंकर शर्मा क्या कह रहे थे। नहीं, मेरा मानना है कि मार्केट्स अगले दिवाली तक भी स्ट्रांग रहेंगे और ये एक स्ट्रक्चरल बुल मार्केट है, ना सिर्फ हिंदुस्तान में बट बल्कि सारी दुनिया में। अगर आप देखें तो सारे इक्विटी मार्केट्स बहुत अच्छा कर रहे हैं। यूएस के मार्केट्स कर रही है, यूरोपियन मार्केट्स कर रही हैं, इमर्जिंग मार्केट्स जो 2010 से लेके 2016 तक काफी तकलीफ में थी क्योंकि कमोडिटी मार्केट्स पूरी तरह कोलैप्स हो गए थे, वो भी अगर आप देखें तो पिछले 1-1.25 साल में काफी स्ट्रांग रहे हैं। और मेरी ये उम्मीद है कि आगे भी इमर्जिंग मार्केट्स बहुत स्ट्रांग रहेंगे। और आपको मालूम है कि इंडिया इमर्जिंग मार्केट्स का एक बहुत अहम हिस्सा है, तो जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, ये सारे जो मार्केट्स हैं, ये सारे मार्केट स्ट्रांग लग रहे हैं। चाइना की इकोनॉमी बड़ी अच्छी रिकवरी पाथ पे है। सो ओवरऑल इक्विटी का जो एक माहौल है सारी दुनिया में और इंडिया में बहुत ही स्ट्रांग है। तो मेरा ये मानना अगले दिवाली तक भी मार्केट बहुत ही स्ट्रांग रहेगा। अब हम अपने एक्सपर्ट्स को वेलकम करते हैं। हमारे साथ गौरांग शाह जुड़ गए हैं। गौरांग नमस्कार। जो हमने मुहूर्त ट्रेडिंग पे गिरावट देखी मार्केट में, निफ्टी 10,200 के नीचे बंद हुआ, क्या ये चिंताजनक है कि आपको लगता है कि आज फिर से ऊपर हो जाएगा? बहुत बहुत शुक्रिया और आपको भी सुप्रभात। इसी मामूली गिरावट से मेरे ख्याल से किसी तरह की घबराहट नहीं होनी चाहिए और ऐसा कोई बाजार नहीं है दुनिया में कि जो आपको सिर्फ एक दिशा में बढ़ता हुआ या गिरता हुआ नज़र आएगा। तो एक छोटा सा एडजस्टमेंट था और मैं नहीं मानता कि आपको चिंता होनी चाहिए। अगर आप निवेशक हैं, अगर आप कारोबारी हैं तो ये आपको तकलीफ़ दे सकती है, लेकिन इस तरह की मामूली गिरावट जो हमने पिछले हफ्ते देखी और आने वाले समय में अगर थोड़ी और गिरावट होती है तो हम तो इसको लंबी अवधि के नज़रिए से ख़रीदारी का बहुत बड़ा मौका मानेंगे और उसी तरह से हम राय देंगे। लेकिन गौरांग, पहले फेस्टिवल सीजन था ना, तो हम ये समझ रहे थे कंजम्पशन चलेगा। हमने निवेशकों को काफ़ी सारे शेयर्स भी बताया अलग अलग गैस से, वो चले भी। लेकिन अब फेस्टिवल सीजन ऑल टुगेदर पीछे हो गया। ये बैंकिंग को लेकर करना क्या है? बहुत राय, बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है, लेकिन शेयर आखिरकार चल नहीं रहे। देखिए, मैं उस मुहूर्त ट्रेडिंग को समझ सकता हूँ कि 1 घंटे का है, वॉल्यूम कम है, बाजार के अंदर उतार चढ़ाव होता है, लेकिन बैंकिंग को लेकर एक स्ट्रांग कन्विक्शन आ क्यों नहीं रही? ये ऐसा कौन सी प्रॉब्लम है एनपीएस के साथ कि ये रिकवर होने का नाम ही नहीं ले रहे? देखिए, ये मसला सुलझने के लिए थोड़ा समय लगेगा क्योंकि जो भी बैलेंस शीट पर जमा हुआ है वो पिछले 2-3 साल का कामकाज नहीं है, वो कई सालों से जमा हुआ है। और जो भी कदम सरकार उठा रही है और जो भी परिवर्तन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लाने की कोशिश कर रही है, ये पूरा कूड़ा कचरा साफ करने के लिए समय लगता है। और थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन का भी हम मान रहे हैं बाजार में होगा। तो उस लिहाज से कि अगर आप देखने जाए, सरकार ने भी बंद बनाया कि सरकारी बैंकों का
मर्जर हो, कमज़ोर बैंक यहाँ से निकल जाए वगैरह वगैरह। तो आई थिंक थोड़ा समय देना चाहिए, और अगर आप देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं तो वित्तीय क्षेत्र यानी कि बैंकिंग और एनबीएफसी एक बहुत बड़ा हिस्सा होगा उस ग्रोथ का। उस लिहाज से पहले निजी बैंक्स को हम पसंद करते हैं, जैसे मैं अक्सर कहते आया हूँ आपके चैनल पर, और कुछ चुनिंदा सरकारी बैंक और एनबीएफसी। अगर गुरांग सरकारी बैंकों को चलना है, उसमें थोड़ा समय लेके चलना है, तो अभी हमको बैंक में निवेश करें, कुछ निजी बैंकों में निवेश अभी कर सकते हैं? अगर आप नाम वापस देना चाहें, हमको बताना चाहें तो सबसे पहले तो दिग्गज बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा, उसके पश्चात इंडियन बैंक, और चौथी बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ये कुछ सरकारी बैंक्स हैं जहां पर हमें लग रहा है कि परिवर्तन बेहतर के लिए होगा और जल्द आएगा। ठीक है, एसबीआई है, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, ये कुछ एक नाम है जो कि गुरांग हमको दे रहे हैं जिसपे आप एक ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन एक चीज उन्होंने बिल्कुल साफ की है कि ये सारे के सारे ट्रेड ये इंट्राडे नहीं है, इनमें आपको अच्छे वैल्यू मिल सकती है। समय रखेंगे, समय देंगे तो शायद आपको अच्छा रिटर्न भी मिल जाएगा। सरकारी बैंकों की स्थिति नाजुक है, लेकिन इस नाजुक स्थिति में ही अच्छी वैल्यूएशन भी मिल जाती है। तो शायद एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, इन पे आप ध्यान रख सकते हैं। जी हाँ, तो ये सारे बैंक्स पर हम फोकस रखेंगे। हमारे साथ अब जय ठक्कर भी जुड़ गए हैं। नमस्कार जय, जी बिजनेस में आपका स्वागत है। आज आप क्या स्ट्रैटेजी बनाएंगे निफ्टी के लिए, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे? हाय, गुड मॉर्निंग। मैं ये कहूँगा कि ओवरऑल लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें थोड़ी बहुत एक वीकनेस जरूर दिखाई दी, बट मैं ये मानता हूँ कि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ पार्टिसिपेशन ज़्यादा ये कंसिडर करना नहीं चाहिए। जो हिसाब से मेरे हिसाब जो लास्ट वीक के ट्रेडिंग सेशन में आई थिंक वेडनेसडे को जो क्लोज हुई थी, आई थिंक ओवरऑल मार्केट काफ़ी स्ट्रांग ही है। ऑन लो साइड 10,100 ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट है निफ्टी पर, और ऑन दी अपसाइड में यही कहूँगा कि करीबन 10,300 10,350 ये हमारा टारगेट है शॉर्ट टर्म में ये सीरीज के लिए। और जैसे मैंने पहले भी कहा था आपके इशू पे कि 10,300 350 टेस्ट करने के ये सीरीज में काफी ज्यादा चांसेस है, और ये एक्सपायरी भी की है, तो मैं मानता हूँ कि लगभग ये लेवल्स हमें देखने मिले। और बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, जो ज्यादा वीक है, मैं कहूंगा कि 23,800 ये बहुत ही अहम सपोर्ट लेवल है। जब तक 23,800 के लेवल्स ब्रेक नहीं होते, आई डोंट थिंक यहाँ से एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी है, यहाँ से बाउंस बैक एक जरूर देखने मिलेगा 24,400-500 तक के लेवल तक। तो जय ने अपना बुलिश व्यू रखा, फिर से 10,300 तक इंडेक्स जा सकता है, आप उसके हिसाब से देखिएगा। बैंक निफ्टी पे 23,800 का एक सपोर्ट है, तो 23,800 का बैंक निफ्टी का सपोर्ट, 10,030 तक का टारगेट, 300 तक का टारगेट निफ्टी का, ये व्यू आपको इंडेक्स पे मिला है। लेकिन पर्टिकुलर शेयर्स में आपको ट्रेड करना होगा। अब साक्षी से जुड़ते हैं और उनसे आज की ट्रेडिंग कॉल समझते हैं। साक्षी बताएं, आज की ट्रेडिंग कॉल्स कौन सी हैं? शुक्रिया डिम्पी। हमने बातचीत की आईडीबीआई कैपिटल से, जिन्होंने चुनिंदा पिक्स निकाली है आज की ट्रेडिंग के लिए। दीपक नाइट्राइट उनकी पहली पिक है, जहां पर हम खरीदारी का सौदा ले सकते हैं। 223 के टारगेट्स पर हम अपने ध्यान में रख सकते हैं। 212 का एक स्टॉप लॉस हमें डेफिनेटली ध्यान में रखना होगा। बजाज कॉर्प, ये इनकी अगली रिकमेंडेशन है, जहां पर अगेन खरीदारी की राय है इनकी तरफ से। 445 के ये टारगेट्स देख रहे हैं। स्टॉप लॉस हमें 429.80 पर मेंटेन करके चलना है। इन्वेस्टर पॉइंट की तरफ से भी आज के लिए 5 ट्रेडिंग कॉल्स आई है, जो कि आज आपके रडार पर होने चाहिए। ऑटो स्पेस से अशोक लेलैंड इन्हें पसंद है, जहां पर टारगेट से ऊपर की तरफ देख रहे हैं 136 के, स्टॉप लॉस नीचे में 126 पर हम मेंटेन करके खरीदारी का सौदा ले सकते हैं। बाटा भी इनको पसंद है, और यहां पर भी खरीदारी का सौदा इन्होंने रेकमेंड किया है 810 के टारगेट के लिए। 783 का एक स्टॉप लॉस हम आज के सेशन के लिए मेंटेन करके चल सकते हैं। आईटी स्पेस से भी इनको एक पसंदीदा शेयर मिला है हेक्सावेयर का, जहां पर पोजीशन बनाई जा सकती है। 292 के टारगेट्स के लिए डेफिनेटली हमें रडार पर रखना है ये शेयर, और 277 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखना है। पेट्रोनेट एलएनजी, ऑयल एंड गैस स्पेस का लगातार ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से ये पॉजिटिव पिक रहा है। ये ट्रेडिंग पिक भी आज के लिए साबित अच्छा हो सकता है। 272 के टारगेट्स पर डेफिनेटली हम ध्यान में रख सकते हैं, और 257 का एक स्टॉप लॉस हम मेंटेन करके चल सकते हैं। आखिरी पिक आज की ट्रेडिंग के लिए, और ये इन्वेस्टर पॉइंट की ही रिकमेंडेशन है, एनबीसीसी इन्हें पसंद है। यहां पर हम ट्रेडिंग का ले सकते हैं, और यहां पर डेफिनेटली 264 का एक टारगेट को ध्यान में रखना है। 250 के स्टॉप लॉस के साथ आज के लिए यहां पर सौदा खड़ा कर सकते हैं। हमारे साथ जय ठक्कर और गौरांग शाह हैं। जय बताइए, आज आपकी कैश में टॉप बेट्स क्या रहेंगे?
वेल जहाँ तक कैश सेगमेंट का सवाल है तो लगभग 2 से 3 स्टॉक जो मैं दिवाली के टाइम पे दिवाली पीस के हिसाब से भी रिकमेंड किए थे, मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी अच्छा एक अपवर्ड मोमेंटम हमें ये स्टॉक्स में देखने मिल सकता है। फर्स्ट तो रहेगा पेनार इंडस्ट्रीज। आई थिंक पेनार इंडस्ट्रीज में लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में जो हिसाब से एक इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ एक क्लियर बाय क्रॉस ओवर के साथ एक अच्छा मूव हमें देखने मिला है। मुझे ऐसा क्लियरली लगता है कि पेनार में लगभग 84-85 तक के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। ऑन द लोअर साइड एक स्टॉप लॉस रहेगा ये स्टॉक के लिए करीबन 64-65 का। सेकंड एक बाय रिकमेंडेशन रहेगा मेरा रेडिको खितान में। एक बहुत ही बड़ा कंसोलिडेशन में से ब्रेकआउट देखने मिला, एक लाइफ हाई देखने मिला इस स्टॉक में काफी सालों के बाद। आई थिंक रेडिको खितान में भी एक अच्छा मूव यहाँ से देखने मिल सकता है। लगभग 150 तक के लेवल शॉर्ट टर्म में देखने मिल सकते हैं। हाउएवर फॉर द मीडियम टू लॉन्ग टर्म काफी बड़े अग्रेसिव टारगेट्स हैं मेरे। और दूसरा एक स्टॉक में जो कहूंगा स्नाइडर इलेक्ट्रिक, काफी समय से ये स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है इनफैक्ट कहूंगा मार्केट को, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि एंटायर प्रीवियस मूव का एक रिट्रेसमेंट ये स्टॉक में खत्म हो चुका है। तो इसमें मैं कहूंगा कि बॉटम फिशिंग या कह सकते हो या तो एक ट्रेंड रिवर्सल में एंटीसिपेट कर रहा हूँ, देखने मिला नहीं है बट मैं एंटीसिपेट कर रहा हूँ बेस्ड ऑन दिस चार्ट स्ट्रक्चर। तो मुझे लगता है स्नाइडर में भी यहाँ से एक अच्छा मूव दिखने से। ठीक है, 3 स्टॉक रहेंगे। 3 शेयर आपको मिले हैं जय की तरफ से, और जय ने हमको ये शेयर पहले भी एक बार बताए थे और उसमें अच्छा मूव भी हमको मिला था, खासकर रेडिको खितान। आज सुपरहिट शेयर भी है। थोड़ी देर पहले हमने जब फास्ट मनी कंप्लीट किया उसमें साक्षी का आज का सुपरहिट कॉल भी रेडिको खितान ही है। तो इस पर आप ध्यान रखें। स्नाइडर इलेक्ट्रिक है, इसके अंदर खरीदारी की जा सकती है। और एक पेन्नार इंडस्ट्रीज है, ये शेयर बहुत तेज चला, काफी अच्छा चला पेन्नार इंडस्ट्रीज। आप इस शेयर पर जरूर ध्यान रखें। री रेटिंग का कैंडिडेट मार्केट में से एक बज है, खबर है, जिससे भी चलते आप इस शेयर को ध्यान रख सकते हैं। कल भी 2% यानी मुहूर्त ट्रेडिंग में भी 2%, उससे पहले करीब 15% ये शेयर चल चुका है। अब कुछ खबरों वाले शेयर्स भी देखें। हीरो मोटोकॉर्प की बिक्री के आंकड़ों ने हैरान किया। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं आंकड़े इस बार कैसे आएंगे, लेकिन इस बार रिकॉर्ड आंकड़े उन्होंने धनतेरस की बिक्री पे दिखाए। 3 लाख से ज्यादा गाड़ियां उन्होंने बेची है, 2 व्हीलर अपने बेचे हैं। गौरांग, हीरो मोटोकॉर्प जिस प्राइसिंग पे भी चल रहा है 3700-3600 के आसपास का, ये जस्टिफाइड है अपनी सेल्स, अपनी बैलेंस शीट्स और अपनी वॉल्यूम ग्रोथ को लेकर, या फिर थोड़ा और चलने की गुंजाइश है इसमें? देखिए, इस आंकड़े को देख करके ये आप उम्मीद लगा करके चले कि ऐसी रन रेट आने वाले समय में दिखाई दे, ये थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि एक तो फेस्टिव सीजन था और ऑफ कोर्स जिस तरीके से उम्मीद थी डीस्टॉकिंग रीस्टॉकिंग को लेकर के, उस पर भी कामकाज बेहतरीन तरीके से हुआ। लेकिन एक आने वाले समय में जो डिमांड जो है ग्रामीण मध्यम ग्रामीण इलाकों से, वो ऊपर जा सकती है। एक्सपोर्ट मार्केट अच्छा दिखता है और कुछ नई गाड़ियां भी लॉन्च की है इन्होंने, और आने वाले समय में ये करेंगे भी 2 व्हीलर्स अक्रॉस द कैटेगरीज। तो उस लिहाज से हमारी कवरेज ये डिस्क्लोजर लंबी अवधि के नज़रिए से 4450 के आसपास का मेरा ख्याल से लक्ष्य है। ठीक है, एक बार 4000 के आसपास का लक्ष्य है। कुछ नई गाड़ियों को लॉन्च करने के आगे भी बेनिफिट इनको मिलेगा। जय, आप इसके एक और स्ट्रिंग कंसर्न जो है एंसिलरीज के अंदर है शिवा मोटो, जरा उसका टेक्निकल चार्ट आप चेक कीजिए, क्योंकि कई सारे एनालिस्ट ने हमको बताया कि शिवा मोटो भी चल सकता है। जरा आप लेवल्स आप बता दीजिए। अगर आज हीरो मोटोकॉर्प चलना है तो उसकी एंसिलरी भी चल सकती है शिवा मोटो, जरा आप बताएंगे कितना लेवल्स है आज का? मैं कहूँगा डिम्पी के हीरो मोटोकॉर्प तो काफी अच्छा चला और मैं ये कहूँगा कि मुझे यहाँ से अच्छा लग ही रहा है। शिवा मोटोटेक का जहाँ तक सवाल है, मैं स्टॉक में कहूँगा कि डिम्पी जो हिसाब से क्लियरली स्टॉक में एक डाउनवर्ड स्टॉकिंग चैनल में से ब्रेकआउट देने के बाद क्लियरली हाई टॉप हाई बॉटम देखने मिल रहा है। और साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा डिम्पी की इसका क्वार्टरली मंथली चार्ट्स में भी देख के मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इसकी एक बुलिश वेव 5 ऑन द अपसाइड हैव स्टार्टेड। सो डेफिनेटली ये स्टॉक एक बाय कंटेंडर है। ऑन द लोअर साइड मैं कहूंगा पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो डिम्पी के 75-76 का एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। जब तक कि वो लेवल्स ब्रेक नहीं करते हायर टारगेट्स देखने मिल सकते हैं, और वो जो टारगेट्स बनकर आ रहे हैं लगभग 130-35 की आ रही है। मैं कहूंगा मीडियम टर्म ट्रेडर्स के लिए 35 तक है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए मैं कहूंगा कि डिम्पी जो हिसाब से एक सपोर्ट बनकर आ रहा है स्टॉक में, डेट कम्स टू अराउंड 87 विद स्टॉप लॉस ऑफ 87 वन कैन बाय। टारगेट थोड़े बहुत नियर टर्म में मैं कहूंगा क्लोज है, डेट कम्स टू अराउंड 112। ठीक है, कुछ फार्मा स्टॉक्स भी आज न्यूज में है। ड्रग्स को अप्रूवल मिला है यूएस FDA से, इनमें ऑरोबिंदो फार्मा और डॉक्टर रेड्डीज भी है। डॉक्टर रेड्डीज ने एक्चुअली अपने थोड़े टैबलेट्स रिकॉल की है। आप क्या करेंगे फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स के साथ आज गौरांग? आज का तो पता नहीं हमें, क्योंकि हम छोटी अवधि के नज़रिए से कोई भी बयान नहीं देते हैं। ऑरोबिंदो, नाटको, डिशमैन
स्ट्राइड साशुन, सिप्ला, ग्लेनमार्क, डॉक्टर रेड्डीज, ये सभी पर लंबी अवधि के नजरिए से खरीदारी की राय है। अच्छा, टाटा स्टील पे लेकर आपका व्यू क्या है गुराम? ये शेयर काफी अच्छा चला भी है, अगर किसी को किसी भी डिप में, जैसे हम बोलते हैं ना कि अच्छे शेयर किसी भी डिप में आप प्लस करें, ये जब जब डिप आए, कब तक डिप आए हमको प्लस करते चलना सर इस शेयर को? धातु क्षेत्र में जितने भी स्टॉक्स हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और जिस तरीके से टाटा स्टील के ऊपर खास करके यूके के ऑपरेशंस और उसके बाद पेंशन पे आउट को लेकर के कुछ मसला था, वो सुलझ गया है। तो आने वाले समय में जो एक बोझ था बैलेंस शीट पर यूके ऑपरेशंस को लेकर के, वो नहीं होगा और बड़ा घाटा हो रहा था इनको मंथ ऑन मंथ बेसिस ऑल्सो। सो एक अच्छा चला है और आने वाले समय में डेफिनेटली इस परिवर्तन को लेकर के रुझान भी बेहतर होगा। और कंजम्पशन यानी कि खपत को लेकर के धातु क्षेत्र में हमें लग रहा है कि सरकार के तरफ से जो खर्चा होता है वो, और प्राइवेट कंजम्पशन, ये सभी इंडिकेटर्स हैं कि आने वाले नतीजे काफ़ी बेहतर आएंगे। अनफॉर्चुनेटली टाटा स्टील पर हमने एक डिटेल रिपोर्ट नहीं निकाली, इसलिए टिप्पणी देना मुश्किल होगा, लेकिन JSW स्टील, हिंडाल्को और वेदांता, ये तीनों ही हमारी कवरेज है। ठीक है, एक जरा भूषण स्टील का आप चार्ट देखिए जय, क्योंकि इसमें खबर ये आ रही है कि आर्सलर मित्तल इसमें खरीदारी कर सकते हैं। ये खबर छोटी नहीं है, ये खबर इस शेयर के लिए तो बहुत बड़ी है। वो कब होगा, कैसे होगा, किस रूप में होगा, एक अलग कहानी है, लेकिन ये बज़ ही मार्केट में भूषण स्टील को चला सकता है। आज ट्रेड कैसे लेना है हमको? मैं कहूंगा कि डिम्पी ये स्टॉक में खास कुछ मीडियम टर्म में ऐसा कोई ट्रेंड रिवर्सल लग नहीं रहा है, बट शॉर्ट टर्म में मैं जरूर कहूंगा कि मोमेंटम इंडिकेटर्स इसके काफी ओवरसोल्ड रहते से माइक्रोसॉफ्ट ले चुके हैं, उसके वो लिहाज से आई थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ट्रेडिंग आई थिंक बाई करके चल सकते हैं। इसमें 55 रुपए का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा डिम्पी। उसका कारण ये है कि पहले भी अगर आप देखें तो जो हिसाब से स्टॉक एक डाउनवर्ड स्टॉकिंग चैनल में ट्रेड कर रहा था, उसका कहीं ना कहीं सपोर्ट ये लेवल्स के आसपास ही आ रहा था। तो मैं कहूंगा 55 का एक स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट ऑन द इमीडिएट ऑन द अपसाइड रहेगा 65 का। अगर 65 के लेवल्स ब्रेक करता है डिम्पी ऑन द अपसाइड, तो हम क्लियरली कह सकते हैं कि मीडियम टर्म में भी ये स्टॉक रिवर्स हो चुका है, और 65 के ऊपर तो लगभग 85-90 तक के लेवल्स भी दिखने मिल सकते हैं। बट जो अगर 65 से ये फिर से रिवर्स हुआ तो फिर से लोअर लेवल्स हमें दिखाई दे सकते हैं। तो एक रेंज कहूंगा ये स्टॉक की 55 से लेकर 65 की, 58 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो आई वुड से रिस्क रिवॉर्ड बेहतर है फ्रॉम ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, शॉर्ट टर्म में बाय करके चलने के लिए। गौरंग, फ्यूचर ग्रुप ऑफ शेयर्स के साथ क्या करेंगे आप? वहाँ ये बाज है कि वो ट्रैवल रिटेल में उतरना चाहते हैं, WHS स्मिथ के भारत के राइट्स को ले सकते हैं, यहाँ कोई व्यू? यहाँ पर भी ग्रुप के ऊपर किसी भी कंपनी पर कवरेज नहीं है, तो हम टिप्पणी नहीं करेंगे। अब वक्त है ब्रोकरेज हाउस की रणनीति जानने का, इसके लिए हमारे साथ साक्षी मौजूद है। साक्षी, बताइए, आज ब्रोकरेज हाउसेस की कुछ रिपोर्ट्स आई है अल्ट्राटेक और NIT टेक को लेकर, क्या कह रहे हैं ब्रोकरेजेस इन दो शेयर्स के बारे में? एब्सोल्युटली, नतीजों के बाद ये रडार पर आ चुका है। बड़े ब्रोकरेज हाउसेस के कुछ ऐसे ब्रोकरेज हाउसेस हैं जिन्होंने सीमेंट सेक्टर पर अब इनिशिएट किया है कवरेज इस खास अल्ट्राटेक सीमेंट के नतीजों के बाद। लेकिन एक एक करके आपको बताते हैं कि टारगेट्स जो ऊपर की तरफ दिए हैं वो काफी इंटरेस्टिंग है और आप नोट भी कर सकते हैं। CLSA की तरफ से आज की पहली रिकमेंडेशन है, आउट परफॉर्म से रेटिंग बढ़ाकर अब बाय कर दी है, लक्ष्य को भी ऊपर की तरफ रिवाइज किया है, 4900 के नए टारगेट्स दिए हैं, स्ट्रॉन्ग Q2 के नतीजे देखने को मिले हैं और JP एसेट्स कैश ब्रेक इवन हो सकता है Q1 FY19 तक, ऐसा उनका मानना है। नोम्यूरा की बात करें तो अगेन यहां पर निवेश की सलाह को बरकरार रखा है, लक्ष्य 5150 का दिया है। उनका मानना है रेवेन्यू और एबिटा एस्टिमेट से ज्यादा बढ़कर नजर आए, वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो इन लाइन विद एस्टिमेट डेफिनेटली देखने को मिलेगा। और उनका ये भी मानना है कि अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सीमेंट सेक्टर जो है एक अपटर्न की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहा है। HSBC की बात करें तो यहां पर रिड्यूस रेटिंग को अभी भी बरकरार रखा है, 3350 के टारगेट्स दिए हैं। जो Q1 में JP का इंटीग्रेशन हुआ है वो बेटर देन एस्टिमेट हुआ है और Q3 में डिमांड और भी ज्यादा बढ़ सकती है, ऐसा उनका मानना है।
जिस तरीके से कंपनी अब रैंप अप कर रही है अपनी प्रोडक्शंस को लेकर या जेपी एसेट्स को लेकर, कॉस्ट को रिड्यूस कर रही है, उसको लेकर काफी पॉजिटिव ट्रिगर्स डेवलप होते हैं। आखिरी रिपोर्ट मॉर्गन स्टैनली की तरफ से अल्ट्राटेक सीमेंट पर ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है। 4892 के टारगेट्स दिए हैं। यहां पर टाइमली कैपेसिटी एडिशंस जो कंपनी लगातार करती हुई आई है और पैन इंडिया जो कंपनी का प्रेजेंस है उससे पूरे ही सीमेंट सेक्टर में सबसे बेटर प्लेस्ड अल्ट्राटेक सीमेंट उनको लगता है। डेट लेवल्स भी काफी कंफर्टेबल है। करंट वैल्यूएशंस भी देखा जाए तो मल्टीपल्स के हिसाब से सस्टेनेबल है। जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो एनुअल आधार पर 30% की गति से बढ़ता हुआ नजर आ सकता है FY19 के लिए, ऐसा इनका मानना है। और अब बात करते हैं NIT टेक्नोलॉजीज की। 2 रिपोर्ट्स हमारे पास आई हैं। क्रेडिट स्विस ने यहां पर रिपोर्ट एक जारी की है। आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य को ऊपर की तरफ रिवाइज किया है। 720 के अब नए टारगेट्स उन्होंने दिए हैं। ITFC सिक्योरिटीज की बात करें तो आउट परफॉर्म की रेटिंग यहां पर भी मिली है, लक्ष्य को अब बढ़ाकर 635 का दिया है। स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू परफॉर्मेंस Q2 में हमें देखने को मिली, लेकिन कहीं ना कहीं जो सॉफ्ट मार्जिन्स रहे हैं उससे कहीं ना कहीं निराशा देखने को मिली और Q3 के लिए भी आउटलुक थोड़ा म्यूटेड ही नजर आ रहा है। हालांकि हेल्दी डील पाइपलाइन और डील क्लोजर्स हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं सेंटिमेंट बरकरार रखा हुआ है। ठीक है, दोनों रिपोर्ट्स हमको पता लगी। दोनों रिपोर्ट्स को लेकर आप बुलिश ही है व्यू, अभी तक तो ऐसा कुछ नेगेटिव दिख नहीं रहा। खासकर सीमेंट कंपनीज को लेकर बुलिश व्यू मिलना ये बेहतर बात है। मेरे साथ अब आशीष चतुर्मोता भी जुड़ चुके हैं। आज आपको ना मार्केट की स्क्रीन देखकर ऐसा लग रहा थोड़ा शांत है। असल में फेस्टिवल सीजन हुआ, बहुत सारा धूम धड़ाका था, तो आज थोड़ा शांत स्क्रीन दिख रही है। आज ऐसा एक लग रहा है कि हाँ थोड़ा वैक्यूम सा भी है। हालांकि जय ने साइकिल चलाई, इससे उनकी हेल्थ सुधरी। आशीष घर पे गए थे तो आशीष ने भी काफी अच्छा समय निकाला। गौरांग ने भी इस बार दिवाली की छुट्टी अच्छी मनाई होगी, आई होप। तो गौरांग तो वैसे भी जहां जाते हैं, जहां बैठते हैं वहीं से महफिल शुरू हो जाती है। तो सीमेंट से शुरू करें आशीष। अब छुट्टियों का हैंगओवर लगा खत्म हो गया होगा, आप घर से भी हो क्या, आई होप आपकी छुट्टी अच्छी रही होगी। सीमेंट पे ना आप हमको अंबुजा सीमेंट में को अच्छी तरह से याद है, आप हमको काफी समय से बताते रहे अंबुजा सीमेंट चलेगा, 320 आएगा। सर वो आएगा 320 का रेट? गुड मॉर्निंग डिम्पी। बिल्कुल सभी दर्शकों को वापस से नमस्कार। और जैसा कि आपने अभी अंबुजा सीमेंट की बात की, तो बिल्कुल मुझे लगता है कि पूरा जो सीमेंट स्पेस है वो एक साइक्लिकल अप ट्रेंड के अंदर में बनता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरह के अभी अल्ट्राटेक के नंबर्स आए, ये काफी एक पॉजिटिव पहला एक इंडिकेशन होगा कि पूरी जो सीमेंट साइकिल है वो रिकवर होने की तैयारी कर रहा है। और उसमें अंबुजा सीमेंट हमारी एक टॉप पिक होगी। इस स्टॉक के अंदर में अगर से आप डेटा देखेंगे डिम्पी, तो 2015 के अंदर में ऑल टाइम हाई बना था करीब 290 के आसपास। वापस से ऑल टाइम हाई रीटेस्ट हुए 2016 में और अब हम 2017 में आ चुके हैं। मेरा ये मानना है कि जिस तरह से कंटिन्यूसली इसने ऑल टाइम हाईस के आसपास अपने आप को कंसोलिडेट किया है, ये स्टॉक बहुत ही एक अच्छे अपटिक के लिए तैयार हो चुका है। मेरा ये मानना है कि स्टॉक डाउन साइड में अब कहीं ना कहीं 268 269 के लेवल्स को बहुत एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। और वो लेवल जब तक ब्रेक नहीं होते, मेरा मानना है ऊपर में 320 325 तक के टारगेट्स अंबुजा सीमेंट में आने वाले 1-2 महीने के अंदर हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अंबुजा भी चलेगा। अल्ट्राटेक पे रिपोर्ट आई चुकी है। ठीक है, और NIT टेक पे भी रिपोर्ट्स आई है। गौरांग, आप इस मिड कैप IT स्टॉक्स के साथ क्या करेंगे? कुछ निराशा थी उनके मार्जिन्स को लेके जब उनके अर्निंग्स आए, पर आउट परफॉर्मर रहा है ये मिड कैप IT स्पेस पे। आपको लगता है यहाँ कुछ खरीदारी हो सकती है? पूरे IT सेक्टर पर एक कॉन्ट्रेरियन बाई कॉल काफ़ी लंबे समय से रहा है हमारा, ये डिस्क्लोजर है हमारे तरफ से। और जो भी आंकड़े आए हैं अभी तक IT कंपनियों के, वो काफ़ी सराहनाजनक थे। और अच्छी बात ये थी कि बड़ी मायूसी कहीं पर भी नहीं दिखाई दी। NIT टेक्नोलॉजीज़ के साथ साथ हमारी एक मिड कैप कंपनी है साइंस लिमिटेड, जिसके नतीजे भी पिछले हफ्ते या उसके पहले आए थे। वहाँ पर भी हम खरीदारी की राय दे रहे हैं। और जिस माहौल से गुजर रहा था IT सेक्टर, वो मेरे ख्याल से अब बुरा जो समय था वो धीरे धीरे पीछे हट गया है। परिवर्तन आने के लिए थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि सेक्टर उभर रहा है तकलीफ़ों से। और जो आंकड़े आए हैं वो अंदेशा ये दिखा रहे हैं कि हाँ, आने वाले समय में आंकड़े बेहतर हो सकते हैं। ओके, ठीक है। एक और शेयर्स देखते हैं जो कि मार्केट के अंदर आज थोड़ा प्ले दे सकते हैं। उसमें आप एक शेयर देखिए, भूषण स्टील हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। 63 मून्स, इसका सर्किट फिल्टर रिवाइज हुआ है, घटकर अब 5% हो गया, यानी कि 10% आज शेयर नहीं चलेगा। अब शेयर 5% के सर्किट पे ही फ्रीज हो जाएगा। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन भी ये रॉकेट शेयर बन गया था 63 मून्स, और ये करीब 10% ऊपर जाके क्लोज हुआ था।
एक बार इस पे भी व्यू ले लेते हैं। इस पे आपका जय व्यू क्या है 63 मून्स पे? मैं डिम्पी के काफी समय के बाद ये स्टॉक में बहुत ही अच्छा मूव देखने मिल रहा है। ओवरऑल हमें डाउन ट्रेंड ही देखने मिला था ये स्टॉक में 2006 से 2005-6 से, बट जो हिसाब से एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन से क्लियरली ब्रेकआउट देखने मिला। और मैं कहूँगा जो लास्ट फॉल था कंपेयर टू एनी प्रीवियस फॉल डिम्पी, 2008 का फॉल ले लो, 2013 का फॉल ले लो, ये स्टॉक में बहुत ही स्टीप था, बहुत ही शार्प था। बट ये जो फॉल हमें देखने मिला था ना, बहुत बड़ा स्लो मूव था, स्लो मूवर था, विथ लेस ऑफ वॉल्यूम्स था। कहीं ना कहीं ये समझ में जरूर आ रहा था कि अब जब भी ये स्टॉक में एक बॉटम होगा, एक मीडियम टर्म ट्रेंड रिवर्सल ही देखने मिलेगा, और वो देखने मिला भी है। और जैसे आपने कहा कि क्लियर अप मूव, एक स्ट्रेट यूनिडायरेक्शनल मूव ये स्टॉक में देखने मिल रहा है सर्किट के साथ ही साथ। तो मेरा ये मानना है डिम्पी क्लियरली कि एज ऑफ नाउ तो शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक का बहुत ही अच्छा सपोर्ट है 113 का, 113 से 14 का। सिंस हमें इतना स्ट्रॉन्ग अप मूव देखने मिला है तो स्टॉप लॉसेस भी थोड़ा नीचे की तरफ ही होगा, बट एक मीडियम टर्म ट्रेड जरूर बनेगा 113-14 के स्टॉप लॉस के साथ। मैं कहूँगा कि ये स्टॉक में लगभग जो टारगेट बनकर आ रहे हैं डिम्पी, बहुत ही अग्रेसिव बनकर आ रहे हैं, वो है 238 के। ठीक है, आशीष शाह, आप एयरपोर्ट डेवलपर्स जीएमआर और जीवीके के साथ क्या करेंगे? खबर ये आ रही है कि जीएमआर ने $350 मिलियन के बॉन्ड्स से पैसे रेज किए इंटरनेशनल मार्केट्स में, और ये रीफाइनेंसिंग के लिए यूज होंगे। ऑलरेडी काफी ज्यादा डेट है, फिर भी और उन्होंने पैसा रेज किया है, और जीवीके नवी मुंबई का भी एयरपोर्ट डेवलप करेगा। इन दो शेयर्स पे क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? देखिए, इसके अंदर में जीएमआर के अंदर तो मेरा मानना है कि ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास काफ़ी दिनों से ट्रेड कर रहा है। तो एक मेरा मानना है 14-15 के आसपास का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक के व्यू ओवरऑल मुझे लगता है थोड़ा एक पुल बैक इसके अंदर देखने को मिल सकता है। और क्योंकि ये न्यूज़ आई है तो शायद हो सकता है थोड़ा पुल बैक जो है वो 20 के लेवल्स तक हमें देखने को मिले। बट ब्रॉडली हम इस स्टॉक से दूर हैं, और इसके अंदर में हम कोई भी लॉन्ग या शॉर्ट रिकमेंड नहीं कर रहे। बट डेफिनेटली जिनके पास है वो इसको होल्ड कर सकते हैं 15 के स्टॉप लॉस से, और ऊपर में 20 तक के लेवल्स जीएमआर के अंदर में देखने को मिल सकते हैं। जहां तक कि जीवीके की बात है, देखिए इसके अंदर में लास्ट कुछ दिनों से बाइंग इंटरेस्ट काफी बना हुआ है। इसके अंदर भी 12.5 के आसपास एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। जब तक 12.5 के लेवल्स इसमें होल्ड है, मेरा ये मानना है ये स्टॉक भी शायद 17-18 तक के लेवल्स दिखाए। बट अगेन इसके अंदर भी हमारी कोई लॉन्ग रिकमेंडेशन नहीं है। जिनके पास होल्ड है वो इसको होल्ड कर सकते हैं 17-18 के लेवल्स तक के लिए। आशीष, अभी हम आपसे कुछ F&O के शेयर्स भी जानेंगे, लेकिन ठीक उससे पहले कोई कैश की ट्रेडिंग पिक दीजिए आप, कोई कैश का शेयर। जी डिम्पी, देखिए हम केएसबी पंप्स हमें काफ़ी पसंद है। हमने स्टॉक को 730-40 पे भी आपके चैनल पे रिकमेंड किया था कुछ 1-2 महीने पहले। अभी ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे आ चुका है, और अच्छी बात ये है कि ऑल टाइम पे आने के बाद भी इस स्टॉक में वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छे हमें देखने को मिल रहे हैं। जिस तरह का ये टेक्निकल पैटर्न ब्रेकआउट हुआ है 2015 के बाद, इस स्टॉक ने 2-2.25 साल कंसोलिडेट होने के बाद इस ऑल टाइम हाई को हिट किया। तो मेरा मानना है 950 तक के टारगेट्स केएसबी पंप्स के अंदर हमें देखने को मिल सकते हैं, और 810 के एक स्टॉप लॉस के साथ में लॉन्ग पोजीशन केएसबी पंप्स में मौजूदा स्तरों पर बनाई जा सकती है। एक स्टॉक में और इसमें बात करना चाहूंगा, वो है कल्पतरु पावर। इस स्टॉक को भी हमने पहले आपके चैनल पे काफी बार रिकमेंड किया है। मुझे लगता है बहुत अच्छा बेस ये स्टॉक लास्ट 2 महीनों के अंदर में बना चुका है। अब कहीं ना कहीं इसका स्टॉप लॉस 360 के आसपास होगा, और ऊपर में मुझे लगता है 425 तक के स्तर कल्पतरु पावर के अंदर भी आने वाले 3 से 5 हफ्तों के अंदर में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ओएनजीसी पे क्या करेंगे आप गौरांग? मैनेजमेंट कह रही है कि वो अपना प्रोडक्शन टारगेट इंक्रीज करेंगे, गैस आउटपुट को 2020 तक डबल कर देंगे। आईओसी अपनी रिफाइनरी, पारादीप रिफाइनरी की मेंटेनेंस को भी डिले कर रहे हैं। क्या करना चाहिए ऑयल एंड गैस स्टॉक्स के साथ ओएनजीसी और आईओसी? ओएनजीसी पर एक दूसरी खबर है एचपीसीएल की मर्जर की, लेकिन समय, मूल्यांकन और स्वैप रेशो ये आने वाले समय में पता चलेगा। ऑन स्टैंड अलोन जिस तरीके का कामकाज है फिलहाल ओएनजीसी का, उस पर 220-225 तक के लक्ष्य है हमारे। और बाकी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के ऊपर भी एचपी, बीपी, आईओसी, रिलायंस इंक्लूडेड, क्योंकि इन्होंने भी रिटेलिंग कारोबार शुरू कर दिया है, तो ये भी पसंद है। और ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स में हमारी पसंद महानगर गैस, आईजीएल यानी कि इंद्रप्रस्थ गैस और पेट्रोनेट एलएनजी। जिस तरीके से कंजम्पशन ऊपर जा रहा है, मेरे ख्याल से ये ऑप्शंस लंबी अवधि के नज़रिए से ऊर्जा क्षेत्र में हमें बेहतर लग रहे हैं, और नतीजों के आधार पर भी आने वाले समय में सुधार होगा।
हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़े हुए हैं। हमारे साथ आशीष चतुर्मोता, जय ठक्कर, गौरंग शाह भी हैं। पर अब समय है सुपरफास्ट फ्यूचर्स का। तो सुपरफास्ट फ्यूचर्स के अंदर आज शुरुआत कर रहे हैं कुछ अच्छे एफ&ओ कॉल्स के, लेकिन उससे पहले रिटर्न कार्ड देखिए। यानी कि जो कॉल्स हमने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आपको दिए थे, उन्हीं रिटर्न कार्ड्स के बेसिस पर यह तय हो गया कि 15 से 20 हजार रुपए का गेन आपको मिलता है। तो ये कुछ बेहतर कॉल्स आपके सामने हम रखते हैं और आज भी वो स्थिति है, आपके सामने जरूर हम कुछ बेहतर कॉल्स रखेंगे। हेमंत ठुकराल मेरे साथ हैं, आशीष चतुर्मोता हैं और साथ ही साथ जय से हम आज के एफ&ओ की कॉल्स जानेंगे। हेमंत, आपसे शुरू करें। पहले तो बैंक निफ्टी से शुरू कर रहा हूं मैं, निफ्टी पे बाद में आऊंगा। बैंक निफ्टी बताएं सर, इसमें कैसे ट्रेड करना है? मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी 24,000 के नीचे बंद हुआ था उस दिन, जो एक चिंता का विषय है। काफी शॉर्ट्स बनते हुए नजर आए हैं PSU बैंक्स में फिर से। बैंक निफ्टी लेकिन मेरे लिए वीक होगा अगर 23,850 के नीचे जाता है स्पॉट लेवल्स पे। अगर 23,850 के नीचे जाता है तो मैं सेल की सलाह दूंगा बैंक स्पॉट में विद स्टॉप लॉस ऑफ 24,000 एंड टारगेट ऑफ 23,400। अगर 23,850 के नीचे नहीं जाता है तो इसका मतलब अभी भी रेंज में है 23,900 से 24,400 के बीच में। तो आज का सेशन बहुत अहम रहेगा बैंक निफ्टी के लिए। ठीक है, अब निफ्टी पे क्या करना है सर? निफ्टी डिम्पी मेरे को ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है बैंक निफ्टी से, और बहुत क्लियरली मुझे नहीं लग रहा है कि निफ्टी 10,100 के नीचे जाएगा। जिस तरह से पुट राइटर्स का रुझान वहां पे जुड़ा हुआ है, जिस तरह से जमाव है, तो वो मेरे लिए पॉजिटिव ट्रेड है। तो एनी डिप आई विल बाय विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 10,100 एंड अ टारगेट टुवर्ड्स 10,250 280। हेमंत, आपके आज के शेयर्स कौन से हैं? देखिए, मैंने जो आज शेयर्स चूज किए हैं वो बेसिकली मिड कैप स्टॉक्स हैं जो काफी स्ट्रेंथ दिखा रहे थे उस दिन भी जब मुहूर्त ट्रेडिंग में बाजार नीचे आ रहा था। पहला रहेगा रेमंड, ये टेक्सटाइल स्टॉक है, इसमें काफी अच्छा ओपन इंटरेस्ट ऐड होते हुए हमने देखा है। इसमें मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 875 का और तकरीबन जो टारगेट रहेगा वो 915 से 920 के बीच का रहेगा। और दूसरा मैंने स्टॉक चूज किया है अदानी एंटरप्राइजेस। ये भी स्टॉक उस दिन बहुत अच्छा ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ, लगभग 9% का, और स्टॉक वापस से 125 के ऊपर ट्रेड होना शुरू हुआ है। तो मेरे हिसाब से यहाँ हम स्टॉप लॉस रखेंगे 122 के आसपास का और टारगेट 130 का। ठीक है। हेमंत, आपने जो ऑप्शन का कॉल किया है वो भारतीय एयरटेल पर है। ये स्टॉक ऑलरेडी काफी ओवरबॉट है, काफी ऊपर आ चुका है, इसलिए आप ऑप्शन से ट्रेड करें यहाँ? देखिए, बिल्कुल सही आपने सोचा, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट काफी अच्छा ऐड हुआ है। लेकिन मैंने बिकॉज थोड़ा सा ओवरबॉट लग रहा है, इसलिए मैं कॉल के थ्रू पार्टिसिपेट करना चाहूंगा। तो 480 कॉल जो उस दिन 6.5 रुपए बंद हुई है, इसलिए मैंने 6 से 7 के बीच का रेट दिया है। और अगर ये 465 के नीचे जाता है तो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, यानी लगभग 3.5 रुपए आप बाहर आ जाइए। और अगर 485 जो मुझे लग रहा है इमीडिएट टारगेट होना चाहिए वो आता है तो कॉल लगभग 12, 12.5, 13 रुपए के बीच में बिक जाएगी, तो आप टारगेट बुक करेंगे। ठीक है हेमंत, शुक्रिया आपका ये बताने के लिए। निफ्टी, बैंक निफ्टी पे क्या करना है? 2 कॉल्स हैं हेमंत के आज के। रेमंड्स बाय, अदानी एंटरप्राइजेस बाय, 130 का टारगेट अदानी पे, रेमंड्स पे करीब 920 का टारगेट है। और जो आपको एक ऑप्शन ट्रेड लेना है वो भारतीय एयरटेल की कॉल है, 480 की कॉल है, वो बता रहे हैं 6 से 7 रुपए में लें, डबल हो सकती है 12 से 13 रुपए, स्टॉप लॉस 3.5 रुपए का रख लें। अब सीधा जय के पास चलते हैं। जय, आपकी आज की ट्रेडिंग कॉल्स। श्योर डिम्पी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं औरोबिंदो फार्मा में एक बाय रिकमेंडेशन देना चाहूंगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक कहीं ना कहीं एक अच्छा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बिल्डअप हो रहा है लॉन्ग साइड पर, और साथ ही साथ इसका एक लोअर साइड पे एक अच्छा सपोर्ट है। तो हिसाब से ये स्टॉक में एक साइडवेज कंसोलिडेशन देखने मिला है। मुझे लग रहा है कि ऊपर की तरफ एक अच्छा ब्रेकआउट हमें देखने मिलेगा। और शॉर्ट टर्म में लगभग ये सीरीज में मैं कहूँगा जो 3 से 4 दिन है उसमें 785 तक के लेवल्स हमें औरोबिंदो फार्मा में फर्स्ट शॉट देखने मिल सकते हैं, जब तक वो 740 के लेवल्स ब्रेक नहीं करता। तो फर्स्ट एक औरोबिंदो फार्मा में एक बाय रिकमेंडेशन, एक ऑप्शंस का कॉल जरूर देना चाहूंगा डिम्पी। एक्सपायरी वीक में मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं एक अच्छा मूव हमें देखने मिलना चाहिए सारी एफएन स्टॉक्स में। जहां पे अच्छा रुझान है आई थिंक वो है मैकडॉवेल। एक स्टॉक ऐसा है जिसमें क्लियरली एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न में से ब्रेकआउट देखने मिला है, अच्छा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप यहाँ पे भी हुआ है। ऑन द लोअर साइड एक अच्छा सपोर्ट भी, जहां तक मैं मानता हूँ 24-50 के लेवल्स ब्रेक नहीं होने चाहिए, इसलिए 2500 का एक कॉल ऑप्शन बाय रिकमेंड करूंगा मैं। मुझे ऐसा लग रहा है विद स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 10 रुपीज यहाँ पे टारगेट किया जा सकता है 50 रुपए ऑन द अपसाइड।
₹50 का टारगेट है यूनाइटेड स्पिरिट्स पे, और ना केवल आप ऑप्शंस के जरिए ट्रेड कर सकते हैं बल्कि जय तो फ्यूचर्स के लेवल्स भी हमको दे रहे हैं। एक बार जरा फ्यूचर्स के लेवल भी दिखा दें। इसमें टारगेट करीब 2600 का है। शेयर्स रिमेन्स द सेम, यूनाइटेड स्पिरिट्स ही है। आप चाहे फ्यूचर में एक्सपोजर लें, 2600 तक का टारगेट रखना है, स्टॉप लॉस 2450 का। अगर आप सीधा फ्यूचर्स में थोड़ा जोखिम लग रहा है, शेयर बड़ा है, आपको लग रहा है मुश्किल हो सकती है, ऑप्शंस ले लीजिए। 2500 की कॉल है, ₹25 में आपको मिल जाएगी। ये डबल हो जाएगी तो ₹50, ₹10 का एक स्टॉप लॉस आपको रखना है। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स पे ट्रेड करना है। ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स बोथ आपको मिले हैं, और एक कॉल उनकी ऑरो फार्मा है, 785 का टारगेट है। ये गुरान की लिस्ट में भी है जो हमको कुछ आज फार्मा के स्टॉक्स बता रहे थे। ठीक है, और आशीष आप भी हमें अपने टॉप एफएनओ कॉल्स दे दीजिए। सबसे पहला पिक होगा हमारा महानगर गैस लिमिटेड के अंदर। इस स्टॉक पे और खासतौर पे एमजीएल और आईजीएल दोनों पे हम काफ़ी समय से पॉजिटिव, और मुझे लगता है बहुत ही क्लियर ट्रेंड यहाँ बनता हुआ नजर आ रहा है। एमजीएल की अगर से बात करें तो करीब करीब लास्ट 8-10 दिन में हमने 12 से 13% का ओपन इंटरेस्ट में इजाफा दिखा है, और स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे है। उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं डिलीवरी वॉल्यूम्स कंटिन्यूसली स्टॉक में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ मुझे लगता है कि 1240 तक के टारगेट्स ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। 1180 के एक स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन एमजीएल के अंदर बनाई जानी चाहिए। दूसरा स्टॉक होगा जस्ट डायल, जहां पर पे हम देख रहे हैं निचले लेवल से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस ये स्टॉक बना चुका है, और लास्ट 2-3 दिनों में अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट का इजाफा हमें देखने को मिला है। 408 के एक स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन जस्ट डायल में हम रिकमेंड कर रहे हैं। ऊपर में मुझे लगता है 435 तक के टारगेट जस्ट डायल के अंदर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, जस्ट डायल आज सुबह हमने जो फास्ट मनी के शेयर्स हैं उसमें भी ये काउंट हुआ था। आज जो हेमंत की कॉल थी फ्यूचर एंटरप्राइजेस, वो भी आज फास्ट मनी की कॉल्स थी। अब देखिए फास्ट मनी और ये शेयर्स आपको मैच भी कर रहे हैं, तो इसलिए कन्विक्शन ज्यादा। आपको ऐसा लग रहा हो कि बहुत सारे शेयर्स बताते हैं, पता नहीं किस शेयर्स को चुने किसको नहीं चुने। ये आपको बार बार शेयर्स बताने से देखिए कन्विक्शन भी मैच हो रहा है। आप एनालिस्ट ने जो सोचा, हमारे रिसर्च एनालिस्ट ने सोचा, उसके बिल्कुल मैच हो रहा है, डाटा मैच कर रहा है, तो बेहतर शेयर्स आपको मिल जाते हैं। 2-3 बार अगर वो शेयर रिकमेंड अलग अलग मुंह से हो रहे होते हैं तो आपका कन्विक्शन स्ट्रांग हो जाता है। जस्ट डायल पे ध्यान रखिए, 434 का टारगेट है। आशीष, आपकी तरफ से अगर कोई मेरे को ऑप्शन इंडेक्स का ऑप्शन ट्रेड करना तो कौन सा होगा वो? जी देखिए रिम्पी, लास्ट 3 दिनों के अंदर में हमने देखा है कि तो इंडेक्स के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली, बट ब्रॉडर ट्रेंड क्लियरली ऊपर की तरफ बना हुआ है। और खास तौर पे जब तक 10,000 के स्तर नीचे में ब्रेक नहीं होते, कोई भी बड़े गिरावट के सिग्नल बाजार नहीं दे रहा है। तो मुझे लगता है 3 दिन की इस फॉल के बाद हो सकता है एक अच्छा पुल बैक बाजार वापस दिखाए, जिसको ध्यान में रखते हुए 10-200 की कॉल ऑप्शन के अंदर हम लॉन्ग रिकमेंडेशन दे रहे हैं, जो कि ₹35 के आसपास अवेलेबल है। ₹20 का एक नीचे स्टॉप लॉस रखिए। मुझे लगता है 10-200 की ये कॉल नेक्स्ट 2 से 3 दिनों के अंदर में ₹65 तक की अपसाइड दिखा सकता है। ठीक है, तो ये है आशीष के टॉप कॉल्स। इनकी ऑप्शन स्ट्रैटेजी भी मिल गई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टुडेज ट्रेड की। संदीप हमारे साथ है। संदीप बताइए क्या है आज का ट्रेड? देखिए आज के लिए जो टुडेज ट्रेड है वो एक टेक्सटाइल स्पेस की कंपनी है, ज़ोडिएक क्लोथिंग। देखिए हाल फिलहाल हमने देखा टेक्सटाइल स्टॉक्स में काफी अच्छा रनअप आया है, लेकिन इस स्टॉक में अभी भी इतना अच्छा रनअप नहीं देखने को मिला है। तो कुल मिला के देखा जाए पूरे टेक्सटाइल स्पेस में ये एक अंडरवैल्यूड प्ले, जहां पे अब जो कैचअप रैली है वो साफ तौर पे देखने को मिल रही है। इनफैक्ट जीएसटी, बेहतर मानसून से जो दूसरी तिमाही है वो बेहतर रहने की उम्मीद है। ये कुछ फंडामेंटल ट्रिगर्स हैं जो कि कंपनी को ड्राइव कर रहे हैं। उसके अलावा अगर आप देखें प्रोमोटर की होल्डिंग काफी स्ट्रांग है, 61.5% की होल्डिंग उनकी है, और भंसाली फैमिली करीब 10% के आसपास स्टेक होल्ड करती है, जिसमें वल्लभ भंसाली करीब 3.5% और आकाश बंसाली की करीब 7% के आसपास की हिस्सेदारी है। टेक्निकली अगर आप देखें तो डिलीवरी वॉल्यूम्स काफी स्ट्रांग रहे इस काउंटर के। बीते 3 दिन में करीब 70% और 5 दिन में करीब 68% के आसपास की डिलीवरी इस काउंटर में मार्क हुई है। डेली चार्ट पर शेयर काफी मजबूत नजर आ रहा है, जो सिग्नल्स है वो काफी स्ट्रांग नजर आ रहे हैं, और बीते 6 महीने के ऊपरी स्तर के आसपास ही कारोबार देखने को मिला। और जैसे मैंने पहले कहा, जो टेक्सटाइल स्टॉक्स हैं उनमें ये अंडरवैल्यूड प्ले के तौर पे साफ तौर पे अब नजर आ रहा है। और वैसे भी कुछ अनकन्फर्म सोर्सेज की बात करें तो ये कुछ एक्विजिशन की खबरें भी स्टॉक को ड्राइव करें, जिस वजह से आप देखिए इतनी स्ट्रांग डिलीवरी इस काउंटर में मार्क हो रही है। आज के लिए टारगेट होगा 255 का, 221 का स्टॉप लॉस रखें। 255 के टारगेट है और 221 का एक स्टॉप लॉस है। तो ज़ोडिएक का क्लोथ आप इस पे ध्यान रखें। आज का टुडेज ट्रेड है। संदीप, शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ के ये शेयर्स बताने के लिए। विकास सेठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सेठी फिनमार्ट के। विकास जी पहले तो शुक्रिया समय देने के लिए। मैं इंडेक्स से शुरू नहीं कर रहा सर, आज मैं टेलीकॉम कंपनी से शुरू कर रहा हूँ। जियो ने दाम बढ़ा दिए 15% अपने कुछ प्रोडक्ट के। इससे भारती एयरटेल और आइडिया आज कितना चलेंगे सर?
गुड मॉर्निंग डिम्पी, गुड मॉर्निंग अनिशा। बिल्कुल एक पॉजिटिव न्यूज है पूरे टेलीकॉम क्षेत्र के लिए। जियो के दाम बढ़ाने से एक तो रिलायंस इंडस्ट्रीज को तो फायदा होगा ही, साथ में जो कॉम्पिटिटर्स है जो कि अभी बहुत ज्यादा कंपटीशन की वजह से बिल्कुल परेशान थे, वहां पे भी डेफिनेटली एक अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। वैसे भारतीय एयरटेल और आइडिया दोनों ही पिछले 2-3 दिनों में एक बहुत अच्छी चाल दे चुके हैं। जब से आइडिया वोडाफोन के मर्जर का एक कंफर्मेशन आया है और भारतीय एयरटेल को जब से TTML के जो सब्सक्राइबर्स है वो मिले हैं, तो तब से हमने एक अच्छी तेजी देखी है। बट आज भी मुझे लगता है इस न्यूज के ऊपर बिल्कुल सेक्टर में तेजी रहनी चाहिए। तो मुझे लगता है दोनों में ही एक पॉजिटिव सा रुझान रहना चाहिए। 2-3% की तेजी बिल्कुल बन सकती है। ठीक है, तो टेलीकॉम स्टॉक्स आज फोकस पे रहेंगे और रिलायंस भी बेनिफिट करना चाहिए। जियो ने अपने कुछ टैरिफ्स इंक्रीज की दरें बढ़ाई है। अभी हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, वापस आएंगे इंडिकेटर ट्रिक्स के साथ फर्स्ट ट्रेड में। बने रहिए जी बिजनेस के साथ।